हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन विलियन चैप्टर को। और जितने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विलयन में विलेय तथा विलायक क्या होते हैं। आपको बताना है कि विलयन में विलेय तथा विलायक क्या होते हैं। तो आप इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, कोई बीकर लेते हैं और इस बीकर में क्या कीजिए, चीनी और पानी घोल लीजिए। चीनी और पानी घोलते हैं H2O आप प्लस इसमें घोलते हैं C12H22O11 चीनी हो गया। चीनी का सूत्र, चीनी और पानी को घोल लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि पानी में चीनी जाकर घुल जाता है। तो जो पदार्थ घुल जाता है उसे घुल या विलेय कहा जाता है। तो यहाँ चीनी घुल या विलेय है, और जो पदार्थ उसको घोलता है उसे घोलक या विलायक कहा जाता है। तो पानी घोलक या विलायक है। तो देखिए कि चीनी की मात्रा कम है, जबकि पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि विलेय की मात्रा कम होती है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, विलयन का वह अवयव जो द्रव्यमान के अनुसार अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, जबकि दूसरा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोटबुक में अच्छा से लिख लें और याद कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिससे विलेय कोई गैस हो। एक ऐसा ठोस विलयन बताना है जिसमें विलेय पदार्थ क्या होगा, गैस। यानी विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय होना चाहिए गैस। तो चूँकि इसके बारे में देखिए मैंने लिखा है, चूँकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, अतः छोटे कण बड़े कणों के अंतरकाशी स्थलों में व्यवस्थित हो जाएंगे, अतः ठोस विलयन अंतरकाशी ठोस विलयन का प्रकार होगा। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन का पोलैडियम धातु में विलयन। यानी हाइड्रोजन क्या होता है, पोलैडियम धातु में पूरा विलय हो जाता है, अतः पोलैडियम क्या है, ठोस है जो कि विलायक है, और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगला है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी यहाँ दिया है पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया, तो मोलरता। तो सूत्र याद रखिए, मोलरता बड़ा होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या चाहे विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पदार्थ का 1 मोल, तो मोलों की संख्या 1 मोल दिया गया है। अब 500 ml है, इसको लीटर में बदल देंगे तो 500 बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणु की संख्या 1 हो गया बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो 500 बटा करेंगे 1000, तब ना 1000 लीटर में बदल जाएगा, यानी 500 जो है लीटर में बदल जाएगा, और यहीं 1000 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1 गुना 1000 बटा 500, ये 2 मरतबे कट जाएगा, कितना आएगा 2 मोल। यानी 2 इसकी क्या होगी, मोलरता होगी, 2 इसकी मोलरता हो गई। फिर समझिए मोलरता क्या हो गया, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में मोलरता होता है। तो देखिए यह विलेय क्या है, 1 मोल है, तो विलेय के ग्राम अणु की संख्या 1 हो गया है, यानी ग्राम अणु अर्थात मोल 1, अब बटा आयतन लीटर में जो 500 ml है, इसको लीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 500 बटा कर देंगे 1000, तब क्या होगा, यह मिलीलीटर जो है लीटर में बदल जाएगा। इस 1000 को ऊपर मैंने कर दिया, या इसी को कटा सकते हैं, तो 1 गुना 1000 बटा 500, 500 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 इसकी क्या होगी, मोलरता हो गई। ठीक है, ग्राम अणु को ही मोल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन का मोल लता, विलयन का क्या निकालना आपको, मोल लता। तो मोल लता में क्या होता है, सेम वही है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलायक का आयतन केजी में, विलायक का भार रखेंगे केजी में। देखिए पदार्थ के मोलों की संख्या यानी ग्राम अणु की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, मोल लता का परिभाषा। तो देखिए यहाँ 100 ग्राम दिया गया था, विलायक में घोला गया 100 ग्राम घोला गया, 100 ग्राम विलायक में कितना घोला गया, 1/10 मोल। तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, 1/10, यानी 1/10 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 0.1 आएगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है बटा विलयन का भार, विलायक का भार केजी में। तो 100 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 100 बटा क्या करेंगे, 1000, तो वहीं 1000 क्या हो गया, ऊपर आ गया है, और इसको कटा देंगे 10 मिनट तक कटेगा, यानी 1 आ जाएगा आपका मोल लता। फिर देखिए
यहाँ विलेय की मूल्य की संख्या है 1/10 है, तो 1/10 कर दीजिए, बटा जो 100 ग्राम दिया गया है इसको केजी में बदलना है। तो क्या करना है, 100 ग्राम बटा कर देंगे 1000, तो हमने केजी में हो जाएगा जी, यह मूल्यता हो गया। अब 1000 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 में 10 से भाग दे, 0 पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए मैंने लिखा है, गुना हो गया 1000, बटा हो गया 100, इसी को हल किया क्या हो गया, 1 आ गया, इसकी मूल्यता हो गई। ठीक है, यानी मूल्यता में विलायक का भार केजी में लिखेंगे, अब मूल्यता लिखेंगे तो आयतन लेंगे लीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का एक नमूना 94% है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मूल्यता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया H2SO4 का एक नमूना 94% है और W/V दिया गया, यानी वेट बाई वॉल्यूम। इसका अर्थ है कि 100 ml, 94% का मतलब है 100 ml H2SO4 में मात्र 94 ग्राम H2SO4 है, 94 ग्राम H2SO4 है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा 100 मिली में H2SO4 का भार क्या हो गया, 94 ग्राम, यानी विलेय का भार हो गया 94 ग्राम। तो 100 ml नमूने का भार निकाल दिया, आयतन गुना घनत्व कर दिया, तो आयतन हो गया 100 यहाँ 94% का मतलब क्या, आयतन उसका 100 है, और गुना इसका घनत्व क्या 1.84 हो गया, तो 1.84 से मैंने यहाँ क्या गुना किया तो 184 आ गया। इसका अर्थ विलियन का भार आ गया 144 ग्राम और विलेय का भार आ गया 94 ग्राम, और विलियन का भार यहाँ निकल गया 184 और विलेय का निकल गया 94। तो विलायक का निकालेंगे, विलायक का भार क्या 184 माइनस 94, तो क्या हो गया 90 ग्राम, यानी विलायक का भार निकल गया 90 ग्राम। 90 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 0.09 केजी हो गया। अब निकालेंगे H2SO4 का अनुभार निकाल लीजिए, H2SO4 का अनुभार निकाल लीजिए, तब तो मोलों की संख्या पता करेंगे। तो अनुभार निकालेंगे तो H दुगो है, H का भार क्या होता है 1 होता है, प्लस सल्फर 32 हो गया, ये 16 गुना 32 हो गया, और ऑक्सीजन क्या होता है 16 गुना 4 कर दिए, इसको हल किए तो आ गया 98, यानी कि H2SO4 का अनुभार 98 ग्राम आ गया, और यहाँ इसकी मात्रा दी गई थी 94 ग्राम, और तो H2SO4 के मोलों की संख्या हो जाएगा 94 बटा हो जाएगा 98। आपको क्या निकालना है, मूल्यता। तो यहाँ इसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक आयतन लीटर में, जो लीटर केजी में विलायक का मात्रा केजी में, तो बटा 0.09 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको देखिए H2SO4 के ग्राम अणु की संख्या यानी मोलों की संख्या बटा विलायक का मात्रा केजी में। तो ग्राम अणु की संख्या कैसे निकालेंगे, 94 बटा कर देंगे 98, 98 अनुभार है, 94 क्या है उसकी मात्रा है, अब बटा क्या हो गया विलायक का भार हो गया केजी में, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 10.65 आएगा, यही इसका मूल्यता हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मूल्यता की गणना करें, विलयन की मूल्यता की गणना करें। तो देखिए यहाँ आपको मूल्यता निकालना है, तो जब भी मूल्यता निकालेंगे तो याद रहें विलायक का भार केजी में चाहिए, विलायक का भार केजी में। यहाँ दिया है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 250 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घुलाया गया, तो जल का भार 250 ग्राम दिया गया है, और विलेय का भार इतना दिया गया है। तो विलेय हम क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणु की पहले संख्या निकालते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणु की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए NaCl का अनुभार चाहिए। NaCl का क्या करेंगे, पहले क्या कीजिएगा निकालिएगा, चूँकि NaCl का कॉपी में लिखिएगा, चूँकि NaCl का अनुभार बराबर, तो Na का होता है कितना 23 और प्लस Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे कितना आएगा 58.5, अनुभार इतना आ गया। तो अब लिखिएगा अनुभार, जब निकल गया तो लिखेंगे मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने लिखा है यहाँ सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणु की संख्या, सोडियम क्लोराइड का भार यहाँ दिया गया, देख लीजिए भार बटा सूत्र भार यानी अनुभार, भाग दीजिए कितना आ गया 1/4 मोल आ गया, 1/4 मोल आ गया। और निकाल लीजिए विलायक यानी जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान 250 ग्राम दिया है, तो 250 बटा कर देंगे कितना है 1000 करेंगे तो क्या हो गया केजी में हो गया, यानी 1/4 केजी हो गया, 1/4 केजी, यानी विलायक का भार 1/4 केजी और विलेय का मोल हो गया 1/4, और तब मूल्यता बराबर विलेय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, तो 1/4 बटा 1/4 कटेगा तो क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको मूल्यता निकालना होगा तो आप क्या करेंगे ग्राम अणु की संख्या निकालेंगे, किसका विलेय का, ग्राम अणु की संख्या अर्थात मोलों की संख्या निकालेंगे। अब मोलों की संख्या निकालने का मेन सूत्र है, आप उसका पहले अनुसूत्र अनुभार निकालिए, अनुभार से दिए गए मात्रा में भाग दीजिए, जैसे मैंने किया दिए गए मात्रा हो गया 14.625 और बटा 58.5 क्या है इसका अनुभार है, इसे भाग दिए तो 1/4 आ गया। और विलायक का भार को हम क्या करेंगे केजी में बदल देंगे,
1000 भाग दे करके और दोनों को डिवाइड किया, क्या होगा, मूलतः निकल गया। ध्यान से अब देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप पूछिएगा, ठीक है। अगला है, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता एवं नर्मलता की गणना करें। अब देखिए यहाँ फिर से ध्यान दें, मोलरता निकालना है और नर्मलता निकालना है। तो मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए, विलेय के ग्रामों की संख्या चाहिए और विलियन का आयतन लीटर में चाहिए। तो यहाँ एक विलियन में 40 ग्राम NaOH, यहाँ 40 ग्राम NaOH, तो इसके पहले मोलों की संख्या निकालिए, NaOH के मोलों की संख्या निकालेंगे। निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, NaOH का देखिए, चूँकि NaOH का अनुभार बराबर निकालेंगे, तो सोडियम क्या है, Na क्या है, सोडियम, सोडियम का परमाणु भार क्या होता है 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ेंगे कितना आएगा 40। इसका अनुभार निकालेंगे, अनुभार निकालने के बाद इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो क्या होता है, मोलों की संख्या का फॉर्मूला, दिया गया मात्रा NaOH का मात्रा 40 है बटा अनुभार, अनुभार कितना आया था 40, कट जाए कितना है, मोलों की संख्या आ गया 1, मोलों की संख्या आ गया आपका 1, और आयतन दिया है 500 ml। तो 500 ml को लीटर में बदलेंगे तो 500 ml बटा 1000 कर देंगे, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए NaOH का मोलरता, अब यहाँ देख लीजिए, बराबर NaOH के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालें, 40/40, ये 40 कौन है, इसका दिया गया मात्रा है, और दूसरा 40 कौन है, इसका अनुभार है। अब बटा कर दिए, यहाँ 500 ml को मैंने लीटर में बदल दिया, तो क्या होगा 500 बटा यहाँ क्या लिखा गया 1000, और इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1/0.5 हो गया, यानी 10/5 कर जाए कितना आ गया 2, 2 ही क्या हो गया, इसका मोलरता हो गया। तो यहाँ याद रखें कि NaOH के विलयन की नर्मलता एवं मोलरता समान होगी, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार एवं अनुभार समान है। यानी NaOH का तुल्यांकी भार और अनुभार दोनों बराबर है, इस कारण से इसकी नर्मलता और मोलरता दोनों क्या होगी, समान होगी। इसको आप अच्छा से याद कर लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमा भी लिखिए। राउल्ट के वाष्पदाब अवनमन का नियम लिखना है और इसका सीमा भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी परिभाषा में लिखा है, नियम देख लीजिए, किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी फॉर्मूला हो गया P - PS बटा P इक्वल टू N1 बटा N1 प्लस N2, जहाँ P और PS क्या है, विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब है, और N1 और N2 विलेय और विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या है, ठीक है। आगे देखिए इसकी सीमा, हमको सीमा लिखना था, तो राउल्ट के नियम का सीमा हो गया कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसकी सीमा दूसरी है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, जो अवाष्पशील पदार्थ है उसी पर यह लागू होगा। तीसरा है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। आप इसको अच्छा से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? उचित कारण दीजिए। जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, क्या किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए फिर से, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है, इसी कारण से विलयन का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है, एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्पदाब कम क्यों हो जाता है। फिर देखिए, एक अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाने से विलयन का वाष्पदाब कम क्यों हो जाता है। तो कहा जाएगा, किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं, ठीक है। सतह के अणुओं की गति ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः ये अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। अणुओं की यह प्रवृत्ति निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है, निर्गामी प्रवृत्ति कहलाती है। वाष्प के ये अणु सतह पर दाब डालते हैं, जिसको वाष्पदाब कहते हैं। किसी द्रव या विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर द्रव के अणुओं की यह निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि विलेय पदार्थ द्रव के अणुओं पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, अतः द्रव का वाष्पदाब घट जाता है। इसलिए विलयन का वाष्पदाब विलायक के वाष्पदाब से सदा कम रहता है, ठीक है। इसको अच्छा से समझ लेंगे और इसे नोटबुक में लिखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। अगला,
दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब 80 mm और 60 mm है। ए के 3 मोल, बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। देखिए टोटल वाष्प दाब निकालना है, टोटल वाष्प दाब। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। ए द्रव ए तथा बी का वाष्प दाब दिया गया है, यानी स्वतंत्र वाष्प दाब। जब ए अलग है बी अलग है तो उसका वाष्प दाब क्या है 80 और 60 है। इसके बाद ए के मोलों की संख्या 3 है, बी के मोलों की संख्या 2 है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, एक होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, या मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। तो मोल प्रभाज या मोल अंश कैसे निकालते हैं इसको याद कर लें। तो देखिए ए का मात्रा क्या है 3 और बी का मोल की संख्या 2 है। तो ए प्लस बी का कुल मोल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 + 3 करेंगे कितना आएगा, ए प्लस बी के मोलों की संख्या 5 हो जाएगा। तो मोल प्रभाज जब निकालते हैं तो अगर निकालना हो ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोल। ए के मोलों की संख्या, जैसे ए और बी को मिलाकर मैंने विलयन बना दिया है, तो विलयन में ए का मोल प्रभाज निकालना हो तो ए का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोल, तो 3/5 हो जाएगा। अगर बी का मोल प्रभाज निकालते हैं तो बी के मोलों की संख्या बटा कुल मोल क्या हो गया 2/5, यानी विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है। यानी विलय या विलायक किसी का मोल प्रभाज निकालने के लिए उसके मोल अंश में विलयन के मोल अंश से भाग देते हैं, ठीक है। अब मोल प्रभाज को x या एक्स बी से डिनोट कर सकते हैं। बी का मोल प्रभाज एक्स बी हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज एक्स ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम लोग मूल क्वेश्चन पाते हैं। देखिए ए तथा बी का दाब दिया गया 80 mm और 60 mm दिया गया, ठीक है। मोल प्रभाज आप समझ गए थे, यानी ए के दाब मोल में ए प्लस बी के मोल से भाग देंगे तो ए का निकल जाएगा, फिर बी का निकालना तो ऐसे ही करेंगे। तो अब देखिए यहाँ हमने क्या किया है, ए का वास्तव 80 और बी का वास्तव क्या है 60 है। तो देखिए यहाँ कुल दाब बराबर पी ए डैश प्लस पी बी डैश, फॉर्मूला हो गया कुल वास्तव और पी ए डैश प्लस पी बी डैश। पी ए डैश का मतलब क्या हुआ, विलियन में ए का वास्तव और प्लस विलियन में बी का वास्तव। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लीजिए विलियन में ए का वास्तव बराबर होता है स्वतंत्र ए का वास्तव पी ए गुना एक्स ए गुना ए का मोल प्रभाज, ए का दाब गुना ए का मोल प्रभाज फॉर्मूला है। यानी विलियन का में ए का वास्तव बराबर ए का वास्तव स्वतंत्र गुना ए का मोल प्रभाज। तो ए का वास्तव 80 दिया था और ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा 3/2 + 5 हो जाएगा। इसको हल किए 80 गुना 3/5, 16 + 16 48 हो जाएगा, 48 मोल आ जाएगा। फिर पी ए डैश निकालेंगे, यानी विलियन में ए का दाब बराबर स्वतंत्र बी का दाब, यानी बी का दाब गुना एक्स बी, यानी बी का क्या हो गया मोल प्रभाज। तो 60 गुना 2/5 हो जाएगा। 60 क्या है, देखिए यहाँ दिया गया 60 और गुना बी का मोल संख्या 2 है और कुल मोल क्या हो 2 3 5 हो जाएगा। इसको कटा दिए कितना है 24। अब निकल गया। अब निकालें कुल दाब पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो पहला क्या 48 आया था, दूसरा आया था 24। 24 + 48 कर दिए कितना आ गया 72 mm आ गया। ये हो गया आपका द्रव का यानी विलियन का वास्तव, कुल वास्तव हो गया, ठीक है। अगला ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करें। यह ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करें। तो देखिए ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहा जाए किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्शील विलेय या वैद्युत अन अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे के या के 100 से व्यक्त किया जाता है। फिर से सुनिए, कहा जाए किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्शील विलेय या वैद्युत अन अपघट्य के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक पे जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको के या के 100 से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा परिभाषा देख लीजिए, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहा जाएगा किसी अवाष्शील वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या दिया, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुला गया। तो यहाँ 12 ग्राम क्या है, विलेय का वजन दिया गया और 100 ग्राम विलायक का वजन दिया गया। क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक यानी बढ़ रहा है 100.34 है। तो कहता है ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करें। तो देखिए आगे हम एक फॉर्मूला बताते हैं, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी का मतलब क्या हुआ, अवनमन उन्नयन। डेल्टा टीवी का मतलब हुआ उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन बराबर होता है
1000 गुना के बी गुना डब्ल्यू बटा एम गुना डब्ल्यू। इसको क्रॉस करेंगे तो के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी गुना एम गुना डब्ल्यू बटा 1000 गुना डब्ल्यू। इसको क्रॉस गुना करके देख लीजिए, आप खुद से गुना कर लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो छोटा डब्ल्यू है वो क्या है, विलेय का भार है जिसका मान दिया है 12 ग्राम। बड़ा डब्ल्यू विलाय का भार जिसका मान दिया गया 100 ग्राम। क्वेश्चन देखिए, एम क्या है, विलेय यानी ग्लूकोज का अणुभार हुआ, एम हो गया ग्लूकोज का अणुभार, तो अणुभार निकाल लीजिएगा C6H12O6, इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, 12 गुना 6 कर देंगे प्लस 1 गुना 12। अब इसको निकाल लीजिए, सबके भार को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका अणुभार 180 आ जाएगा। और डेल्टा टीवी का मतलब हो गया ओनियन गॉड ओनियन हो गया। तो ओनियन कितना होता है, टीएस माइनस कर दिए T0, यानी दिया गया टोटल टीएस विलियन का ओनम कितना 100.34 हो गया और माइनस 100, यानी 100 के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए प्रारंभिक ताप 100 मान लिया गया। 100 घटाला कितना हो गया 0.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। और 100 मान को क्या कीजिए आप यहाँ रखिए, इस फार्मूला में सारे मान को रखिए। डेल्टा टी बी का मान रखिए, फिर क्या किए छोटा एम का मान रख दिए, फिर डब्ल्यू का मान रखिए और फिर 1000 गुना छोटा डब्ल्यू का मान रखिए। इसी को कैलकुलेट किया आपका, यही आ गया क्या, देखिए ओनियन स्थिरांक का मान यही हो गया, के बी का मान यही आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 0.28 डिग्री सेल्सियस है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा। अब देखिए, जब हिमांक की चर्चा, यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा पहले और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। हमने क्या किया था, यहाँ थोड़ा देखेंगे, डेल्टा टीवी का मान निकाला था तो टीएस माइनस T0 किया था, तो 100.34 में से 100 घटाया था। T0 का मान क्या लिया था 100, यह क्या था ओनियन था, इसलिए मैंने T0 का मान 100 रखा, यानी 100 के बाद जितना टेम्परेचर बढ़ता है उसे ओनियन कहते हैं। लेकिन हिमांक क्या होता है 0 डिग्री से के बाद जितना कम होता है। यहाँ जब इस क्वेश्चन में हिमांक की चर्चा करता है तो यहाँ क्या T0 का मान 0 रखना होगा, यहाँ 0, क्योंकि 0 के बाद जो टेम्परेचर घटता है उसको हिमांक कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा हिमांक। तो जल का मोलल विलयन स्थिरांक एवं मोलल अवनम स्थिरांक क्रमशः इतना और इतना है। आपको निकालना है क्या, हिमांक ज्ञात करना है, हिमांक आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला यहाँ दिया गया, डब्ल्यू बराबर 6 ग्राम, डब्ल्यू बराबर 6 ग्राम दिया गया था। यहाँ देख लीजिए यूरिया का मात्रा 6 ग्राम दिया गया, 6 ग्राम, और विलाय का मात्रा 200 ग्राम दिया गया है। डेल्टा टीवी बराबर 0.28 डिग्री सेल्सियस दिया गया। एम बराबर फॉर्मूला होता है 1000 गुना के बी गुना डब्ल्यू बटा डेल्टा टी बी गुना डब्ल्यू। अभी कुछ देर पहले इस फॉर्मूला का उपयोग किए थे। अब सब मान हमने इसमें क्या किया, पुट किया, जितना मान दिया सबको हमने रख दिया, कैलकुलेट किया, 55.781 आ गया। ठीक है, अब हिमांक अवनमन एम बराबर, हिमांक अवनमन सूत्र से निकालेंगे तो एम बराबर एक फॉर्मूला होता है 1000 गुना के एफ बटा डब्ल्यू गुना डब्ल्यू बटा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। एम का मान हमने यहाँ रख दिया, इसका मान रख दिया, सबका मान मैंने इसमें रखा, के एफ का भी मान रख दिया गया है पीछे क्वेश्चन में, डब्ल्यू का भी मान रखा। और डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन है। तो हिमांक अवनमन के लिए हम क्या किए, T0 माइनस TS कर दिए, क्रॉस गुना किए, तो T0 माइनस TS बराबर क्या हो गया 1.06। इसको हल कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब T0 का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे क्योंकि हिमांक है। तो T0 माइनस TS इक्वल टू 1.003 आ गया। TS का मान क्या हो गया -1.03, यही हो गया आपका TS का वैल्यू, यही TS का वैल्यू आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वांट ऑफ गुणांक क्या है। वांट ऑफ गुणांक क्या, आपको इसका परिभाषा लिखना है। इसके बाद दिया है 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट के विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए जब जल के लिए Kb बराबर 0.52 दिया गया है। ठीक है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वांट ऑफ का परिभाषा हो जाएगा, वांट ऑफ गुणांक क्या है, वांट ऑफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुशक गुणधर्म के प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित मानों का अनुपात होता है। फिर से, वांट ऑफ गुणांक किसी पदार्थ के अणुशक गुणधर्मों के प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित मानों का अनुपात होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वांट ऑफ गुणांक I बराबर प्रेक्षित अणुशक गुणधर्म बटा परिकलित अणुशक गुणधर्म। ठीक है, अब यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, जैसे रिएक्ट करता है तो Ca++ हो जाता है 2NO3, इसका अपघटन होने पर हो जाता है। यहाँ वांट ऑफ गुणांक का मान हो जाएगा I बराबर 3 हो गया, कैलकुलेट करके देख लीजिए। एम का मान दिया गया 0.1 मोल दिया है, Kb का मान 0.52 दिया गया है। और होता है डेल्टा टीवी बराबर, डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होता है I गुना एम गुना
Kb, सबका मान मैंने रखा है तो इतना आ गया। अब क्वथनांक T बराबर होता है, T बराबर देखिए 100 प्लस क्या हो गया डेल्टा Tb, 100 प्लस डेल्टा Tb, 100 से जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वही ना क्वथनांक हो जाएगा। और 100 प्लस डेल्टा Tb करेंगे तो 100.156 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ये हो गया क्वथनांक आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परासरण क्या है। परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। परासरण क्या है, आपको इसका परिभाषा देना है। परासरण का आप परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखना है। तो कहा जाए कि सिविलियन के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब के लिए सूत्र होता है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, ठीक है। तो यहाँ सबका डिफिनेशन, P को कहा जाएगा विलयन का परासरण दाब, V को विलयन का आयतन लीटर में, अतः N बराबर विलय के मोलों की संख्या, N को कहा जाता है विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है W बटा M। W क्या है, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, विलय का भार बटा अणुभार। और T क्या है, परम तापक्रम है। R विलयन का स्थिरांक है जिसका मान होता है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल होता है, R का मान होता है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद बताइए। आपको परासरण और विसरण में अंतर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन है, बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिखा जाएगा आंसर, परासरण और विसरण में निम्नलिखित अंतर है। तो आप ऐसे दे दीजिए, एक तरफ परासरण लिख दीजिए, एक तरफ विसरण, आप बीच में चिन्ह पाड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए परासरण का में लिखिएगा, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। दूसरा अंतर हो जाएगा, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विस्तृत होते हैं, विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विस्तृत होते हैं। परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, विसरण द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्थाओं में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऐसा विलयन जिसके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासरी विलयन कहलाता है। दो समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा से याद कर लेंगे फिर से, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाता है। दो समपरासरी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक यानी अलग करने पर परासरण क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अगला 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m सोडियम क्लोराइड विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, कारण सहित लिखिए। देखिए लिखा जाएगा 0.1 m सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा क्योंकि इसका आयनन करने पर Na+ और Cl- आयन प्रदान करता है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है। परासरण दाब अंशक गुणधर्म का उदाहरण है और अंशक गुणधर्म आणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसी कारण सोडियम क्लोराइड का परासरण दाब सबसे अधिक होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आसानी से आयनों में टूट जाता है जबकि ग्लूकोज आयनों में नहीं टूटता है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रह देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके द्वितीय चैप्टर के हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज आप इतने प्रश्नों को अच्छा से तैयार कर लीजिए, फिर अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।